पृष्ठ किंग है, वो 71 के युद्ध में जीत के बाद जहां आपको पाकिस्तान से कुछ लेना चाहिए था, उसकी जगह आपने भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े प्रतीक पाकिस्तान को दे दिया, जिसको पाकिस्तान अपने म्यूजियम में शोकेस भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो बुत है। और सरकारों में मुझे लगता है कि गौरव बोध नहीं था, इसलिए उस गौरव को रिक्लेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि सिविलाइजेशनल ग्लोरी को रिक्लेम करने की बात होती है। सिविलाइजेशनल ग्लोरी क्या है, क्या थी हमारी सिविलाइजेशनल ग्लोरी? आया है, तुम कोणार्क बना चुके हो, तो तुम अगर कोणार्क बना चुके हो तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि तुम्हें साइंस नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं आता था? मगर मैथमेटिक्स कोई खड़ा करके दिखा दे, एक इतनी ऊंची इमारत खड़ा करके दिखा दे, कोयले से चलने वाला जहाज और वैक्सीन 1796 में स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट बनी थी मेरे ख्याल से। स्टेथोस्कोप, बेहोश करके इलाज हो सकता है। जब वेस्ट ये कर रहा था, जब वेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा था, ये इस्लामिक शासक हरम में कितनी रानियां भरनी है, कव्वाली बननी है, कैसे सूफियों को भेजकर हिंदुओं को एकेश्वरवाद और वहां से फिर मुसलमान बनाना है तो किताबों की क्या जरूरत, और कुरान के खिलाफ है तो किताबों की क्या जरूरत, जला दो। आप समझ रहे हैं? देखो, जो बच्ची वो कहीं पर आपको जो इनसे दूर रह गया वो बच गया थोड़ा बहुत, अजंता की गुफाएं बच गई, सांची पहाड़ी के टीले पे था, पेड़ों से ढका हुआ था तो बच गया, वरना सारी मूर्तियां तोड़ी उन्होंने, सारी मूर्तियां तोड़ी हैं। वो जो उनको जो दिख गया वो मूर्ति नहीं बची, जो नजर आ गई वो क्या। अगर अपने आप होना होता तो 1947 के बाद हम उस यात्रा पर चल पड़े होते और हम वहां पहुंचने जी अब शासन करना चाह रहा है कि हमको अपनी पुरानी ग्लोरी को रिक्लेम करना है। अभी जैसे पेपर हो, नमस्कार। जैसा कि सुमति जी ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये सेशन किस बारे में है, और हमारे साथ प्रोफेसर दिलीप मंडल हैं। मेरे अनुसार हमारे समय के सबसे उत्तम विचारक, बुद्धिजीवी, सोशल कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर। तो हम बड़ी कोशिश करके सर को यहाँ ले आए हैं। बात करनी है बहुत मुख्तसर सी कि सिविलाइजेशनल ग्लोरी को रिक्लेम करने की बात पिछले कुछ वर्षों से होती रही है, उसके पक्ष में या विपक्ष में आते रहे हैं, डाउट भी होता रहा है लोगों के मन में। तो उसी पर बात करने के लिए हमने सर को बुलाया है। तो सर, मेरा पहला सवाल ही ये है कि सिविलाइजेशनल ग्लोरी को रिक्लेम करने की बात होती है, सिविलाइजेशनल ग्लोरी क्या है, क्या थी हमारी सिविलाइजेशनल ग्लोरी? कई लोग इसको भी लेके डाउट। सिविलाइजेशनल ग्लोरी की जब बात हम करते हैं तो दरअसल हमारे दिमाग में एक इमेज होती है, एक छवि होती है कि क्या कोई सभ्यता, कोई जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र हो, क्या उसकी ऐसी कोई प्रतिष्ठा है जो उसके आगे आने वाले समय के लिए कोई रास्ता बता रही है। तो एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है, भविष्य की ओर दृष्टि है। अगर आपकी ग्लोरी अगर आपको सिर्फ ये बता रही है, जैसे एक जमींदार परिवार सोच सकता है, जब हमारे यहाँ एक पक्का मकान हमारा था तो बाकी लोग कच्चे मकान में रहते थे और आके हमारे घर में काम करते थे, इसकी एक ग्लोरी हो सकती उसकी, लेकिन यहाँ से उसको आगे के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न ये है कि भारत जो है, क्या वो एक सभ्यतामूलक देश है? और अगर वो सभ्यतामूलक देश है तो क्या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जो कि उसको यहाँ से अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल की यात्रा में दुनिया के श्रेष्ठ देशों की पंक्ति में खड़ा करने की उसमें कोई रोड मैप वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो भारत की एक पूरी यात्रा को, जिसको मान लीजिए कि आप लगभग 3000 साल के आसपास का लिखित अलिखित इतिहास भारत में या विश्व में ज़्यादातर सभ्यताओं का है, तो इस पूरे कालखंड में अगर आप देखेंगे तो 600 ईस्वी तक या बल्कि 700 ईस्वी तक, जब मोहम्मद बिन कासिम पहली बार इस्लामिक सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर, उनके एक आक्रांता के तौर पर, एक हमलावर के तौर पर भारत में आता है, उस समय भारत कहाँ था और उसके मुकाबले में बाकी सभ्यताएं कहाँ थी? अगर इस तुलनात्मक स्थिति को और हम देखें तो शायद हमें एक रास्ता मिलता है कि जब हमारा अंधकार युग शुरू होता है, जिसको मैं मानता हूँ कि लगभग वो
800-900 ईस्वी के बाद से हमारे पास डार्क फेज है। 1947 तक हमारे पास ग्लोरी के लिए कुछ नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम बताएं दुनिया को कि भारत ये है। उससे पहले हमारे पास क्या था, तो मैं एक बेसिक टेक्स्ट बुक 12वीं से नीचे की टेक्स्ट बुक से मैंने जानने की कोशिश की कि 600 से 700 ईस्वी तक भारत के पास क्या था और यूरोप के पास क्या था। तो बहुत छोटी सी लिस्ट मुझे मिलती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है जी। मैथ्स में तब तक हमारे पास डेसिमल सिस्टम आ चुका था जी। जीरो आ चुका था जी। अंकों को पॉजिटिव या नेगेटिव के टर्म में देख सकते थे, इसलिए कैलकुलेशन कर सकते थे तब तक। उसके अलावा जो एक गणित की विद्या थी वो रोमन्स के पास थी और उसमें जीरो नहीं था, इसलिए वो गणनाएं नहीं कर सकते थे। तो निश्चित रूप से भारत गणित के मामले में उस समय दुनिया का श्रेष्ठ देश था। निर्विवाद रूप से तमाम स्कॉलरशिप, तमाम थीसिस, तमाम पेपर मानते हैं कि गणित के मामले में हम श्रेष्ठ थे। उस समय तक 600 से 700 तक वेनसांग भारत आ चुके थे। चूंकि चीन के पश्चिम में हम थे तो पश्चिम वर्ल्ड का उन्होंने एक लेखा जोखा भारत आने के बाद किया कि भारत में क्या क्या था। उस समय उनको नालंदा का यूनिवर्सिटी मिलता है, नालंदा की यूनिवर्सिटी मिलती है, ओदंतपुरी की यूनिवर्सिटी मिलती है, विक्रमशिला मिलता है, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी मिलती है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कब बनती है सर, जिसको हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी के तौर पर? 1100 ईस्वी के आसपास आपको ऑक्सफोर्ड बनता है, और एक इटली में एक यूनिवर्सिटी है। तो दुनिया की सबसे शुरुआती यूनिवर्सिटीज़ तब तक हमारे यहाँ बन चुकी थी इस्लामिक आक्रमण से पहले तक। हमारे पास उस समय तक चरक सुश्रुत के फॉर्म में चिकित्सा विज्ञान था। हमें पता था कि ब्लड सर्कुलेट होता है और कफ पित्त वगैरह इनको इन सब का ज्ञान था। उस समय तक हमें पता था, जो सारी दुनिया में सिर्फ हमें पता था, कि सूर्य के चारों ओर धरती घूमती है जी। और वो गोल है जी। उस समय सारी दुनिया के लिए धरती चपटी थी। धरती सारे इस सौर मंडल का केंद्र था और धरती के चारों तरफ सब कुछ घूमता था, उसमें सूरज भी घूमता था। मेटलर्जी हमारे पास थी। हम हड़प्पा सभ्यता के समय धातु की मूर्तियां बना चुके थे। जी। सीवर सिस्टम के तौर पर माना जाता है कि लंदन का सीवर सिस्टम सबसे आधुनिक है। हमारे पास छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, मोहनजोदड़ो में हमारे पास सीवर सिस्टम मौजूद था, स्नानागार मौजूद थे और उतनी बड़ी इमारतें, सांची का उतना बड़ा स्तूप बगैर साइंस मैथमेटिक्स के नहीं बन सकता है। पक्की ईंट हमारे पास थी। तो पूरा एक चीजें थी और हम उस समय, कोई हाइपरबोल नहीं है, कोई अतिरेक नहीं है कि हम श्रेष्ठ थे। वेनसांग जब भारत पूरा घूम के देख कर गए और उन्होंने इस विद्वता के दर्शन किए, इस विज्ञान को देखा, इस श्रेष्ठता को देखा, एक शासन कितना स्थिर होगा और कितनी उसके पास समृद्धि होगी कि वो कल्पना करेगा कि इस पूरी पहाड़ी पर खोद कर गुफाएं बनाएंगे और उसके अंदर ध्यान करेंगे। कम से कम 30-40 साल का उसकी कल्पना में आगे के लिए एक स्थिरता होगी और इतना सरप्लस रेवेन्यू उसके पास होगा कि वो ये कर पाता होगा। मतलब एक राजा सोच रहा है कि 84,000 जगहों पर हम अपने प्रस्तर के अभिलेख बनाएंगे। दिल्ली में भी एक है। ये अपने इस्कॉन टेम्पल के बगल में अशोक का अभिलेख है, जिसकी अभी तक कोई सेलिब्रेशन है नहीं भारत में। असल में हम अपने अतीत को लेकर अपराध बोध में रहते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया होगा, क्या अपराध है, क्या दोष कर लिया होगा, क्या कास्ट सिस्टम, इस सब को लेकर उसका बोझ इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि हम अपने श्रेष्ठ को सेलिब्रेट भी नहीं करते, रिविजिट भी नहीं करते। तो निश्चित रूप से हमारे पास श्रेष्ठता का क्लेम, जिसको कहते हैं, करने लायक हमारे पास असीमित चीज आएंगे। खास करके आपको आंध्र और कर्नाटक और तमिलनाडु में जिस समय लोग तंबुओं में रह रहे थे, उस समय हमारे पास बहुत ढंग की इमारतें थी। मतलब वो 10 मंजिली तक, मतलब वो श्रेष्ठता हमारे। और मुझे लगता है कि इसमें टेक्स्ट बुक लेखन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने भारत को एक अपराध बोध दिया, एक हीनता बोध दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है,
हमारा फिलॉसफी नहीं है। हम उस समय तक सांख्य दर्शन कर चुके थे, जी हमारे पास उस समय प्रतीत समुत्पाद हो चुका था, मतलब फिलॉसफी के बड़े बड़े आइडियाज हमारे पास उस समय थे। हमारे पास ईश्वर है कि नहीं है को लेकर तमाम बहसें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उस समय। मतलब वो अनादि अनंत है या वो कार्य कारण सिद्धांत से आता है, हमारे पास ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। वो हमारा कहीं खो गया है मुझे लगता है कि, और प्रधानमंत्री की परिकल्पना में, प्रधानमंत्री की इन प्राचीन स्थानों पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो वहाँ से खुद को एक कनेक्ट करते हैं। और लोग एक अतीत में जिनके पाँव नहीं है ना, वो उड़ने की छलांग नहीं लगा सकते। आप एक पक्षी पैर को पुश करता है और उसके छलांग का और फिर उड़ान, तो वो आपके पाँव होने चाहिए, कहीं पर कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपके पाँव हो। वो पाँव रखने की ज़मीन हमारे टेक्स्ट बुक ने, इतिहासकारों ने वो हमसे छीन ली है, वो हमसे कहीं हमारा कहीं खो गया। तो मुझे लगता है कि पूरा क्वेस्ट, पूरी जर्नी और पूरा जो हमारा एक एंटरप्राइज होना चाहिए वो उस पुरानी ग्लोरी पर खड़े होकर, हमको पुराने में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। पुराना गौरव हमको अतीत का जो अभिमान है, भविष्य के श्रेष्ठता के लिए हमको चैलेंज करे, कहे कि मतलब थोड़ा और विश करो, थोड़ा और विश करो, थोड़ा और करो ना, क्या है तुम कर सकते थे भाई, तुमने पहले किया है, सांची बनाए हो तुमने महाबलीपुरम बनाया है, तुम कोणार्क बना चुके हो। तो तुम अगर कोणार्क बना चुके हो तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि तुम्हें साइंस नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं आता था? मगर मैथमेटिक्स कोई खड़ा करके दिखा दे, एक इतनी ऊंची इमारत खड़ा करके दिखा दे, नहीं हो सकता। एक गुंबद खड़ा करके दिखा दे और एक मैसोनिक स्टोन लगाए बगैर एक आर्च खड़ा करके दिखा दे। तो गणित था, मैथमेटिक्स था, कलाएं थी, धातु विज्ञान था, दुनिया से पहले था। और भारत और चीन, इसके अलावा किसी के पास निरंतरता नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है कि आप आज भी हमारे निजी जीवन में, हमारे ड्राइंग रूम में बोलते नहीं हैं, हमारे पास वो शब्द नहीं है, पर हम द्वैत, अद्वैत, सांख्य सारा कुछ की चर्चा हमारे इन सांस्कृतिक शब्दों में नहीं, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। दरअसल हमारे पास है वो, तो वो एक विस्मृत अतीत है जो जिसका हमें क्लेम करना चाहिए, हम हकदार हैं उसके, हमारे पास हमारा है वो, मतलब कोई तो उधार का नहीं है कि किसी और से लिया है और उसका कोई हीनता बोध हो। तो इसी लेकर अगला सवाल ये उठता है कि ये रिक्लेम करने की कोशिशें हो रही हैं हमारी तरफ से, जो प्रयास हो रहे हैं वो पर्याप्त हैं अभी तक? और एक सवाल और मेरा वो ये है कि ये धक्का कब लगा कि हमें रिक्लेम करना चाहिए? एग्जैक्टली जब मैं कह रहा हूँ कि वेनसांग भारत आते हैं और वो अपनी पुस्तक सियोकी लिखते हैं चाइनीज भाषा में, जो मतलब बुद्धिस्ट व्यू ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरह से उसका अनुवाद है उस पुस्तक का, और उसमें वो भारत की उतनी महानता की चर्चा करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो सब खो गया? मतलब एक परिवार अगर अच्छा कर रहा है, पढ़ा लिखा है, तो अचानक से उसकी अगली संतान को अक्षर बोध न हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये चमत्कार, या ये मतलब निगेटिव अर्थ में चमत्कार कह रहा हूँ, ये कब हुआ कि हमारा वो चला गया? मतलब ये मिसिंग लिंक कहाँ पर है? आप देखिए कि 700 में मोहम्मद बिन कासिम आता है और उसका वो सिंध में आता है और वहाँ से वो थोड़ा सा और आगे तक बढ़ता है। इसके बाद हमले एक के बाद एक होने शुरू होते हैं। जिस खैबर दर्रे से होता हुआ वेनसांग आता है, वहाँ से लगातार हमले आपको होते रहते हैं और उन्होंने भारत के एक एक हिस्से को लगातार अपने पास लेते चले जाते हैं और 1100 होते होते दिल्ली सल्तनत लगभग बन जाती है। कोई सभ्यता, कोई देश, कोई समाज अगर हमले में होता है तो उसकी दो प्रवृत्तियां होती हैं, हमले का प्रतिकार और खुद की खोल में छिप जाना। एक बच्चा अगर सड़क पे साइकिल से जा रहा है और उसको अगर कोई डांटता है तो वो साइकिल लेके सीधे अपने घर की तरफ तेजी से भागता है दौड़ता हुआ
और माता या पिता के पास छिप जाता है। यही हमारा ह्यूमन नेचर है। नेचर है। तो दो चीजें हो सकती थी, या तो उसका प्रतिकार कीजिए या अपने खोल में छिप जाइए, और जो आपकी आदिम वृत्तियां हैं वो आपको उसका डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है कि एक तरह से एंटीबॉडी समाज का भी होता है कि हम इसको कोई और चीज ना आने दें और जितना है उसको प्रिजर्व करें। इस क्रम में इस्लाम का भारत पर आक्रमण होता है और इस्लाम भारत पर एक तरह से सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ इस्लाम का पूरा कंट्रोल है वहाँ लोग पीछे हटते हैं, बाकी जगह इस्लाम भारत में कभी भी थोड़े समय को छोड़ दें, 2 टुकड़ों को छोड़ दें, तो 50-60% से ज़्यादा भारत पर उनका फुल कंट्रोल नहीं है। तो प्रतिरोध भी चलता रहता है, लंबे समय तक चलता है। आपको देवगिरी के जो यादव हैं, अहीर हैं, उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। 1300 तक वो मान भी नहीं रहे कि हम आपके अधीन हैं। दौलताबाद पर जब कब्जा होता है खिलजी का, पाल डायनेस्टी तब तक ख़त्म हो चुकी है। तो जो इस्लामिक पीरियड है, जब उनके हाथ में चीज़ें चली जाती हैं, इस्लाम चूँकि एक ऐसा धर्म है जो किताब पर चलता है और किताब के बियॉन्ड उसको नहीं देखना है। तो आप देखिए कि इस्लामिक पूरी जो उनकी स्कॉलरशिप है, उनमें सबसे विद्वान कौन है? जो कुरान को शब्दशः पढ़ सकता है। ये उसकी उनकी विद्वता का चरम है, मतलब पिनाकल है। यहाँ पर वो टॉप पर वो है जो उसको रट सकता है। आप जब नया नहीं देखते हैं, जिस पीरियड में आप अगर 1100 से लेकर मान लीजिए 1757 तक तो मुस्लिम शासन ही रहा भारत के बड़े हिस्से में, उस दौरान भारत में खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इसमें कुछ भी नहीं रचा गया है। एक भी नहीं, कोई एक चीज नहीं बनी है इसमें। जो देश और गणितीय गणनाएं कर रहा था, जहाँ चरक और सुश्रुत थे, जहाँ नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सारी यूनिवर्सिटीज़ थे, जो राष्ट्र और जो समाज आपको महाबलीपुरम से लेकर कांची और कोणार्क और सांची बना रहा था, वैसा विकसित होता हुआ समाज। हम तो सभ्यता की यात्रा में है ना, तो हम एक जर्नी पे थे जहाँ पर हम अलग अलग देश, अलग अलग ट्रेजेक्टरीज में चल रहे हैं, अलग अलग ग्राफ हैं। उन ग्राफ में हम जब सबसे ऊपर थे, वो समाज अगले उस समाज में, उस देश में, उस ज्योग्राफिकल एंटिटी के अंदर में 1757 तक आविष्कारों के नाम पर, फिलॉसफी के नाम पर एक बड़ा सा अंधेरा है, वैक्यूम है। और उस दौरान वेस्टर्न सभ्यता ने, उसकी एक लिस्ट आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत दिलचस्प होगा। इस्लामिक पीरियड में जब ये लोग अपना हरम चला रहे थे और कव्वाली सुन रहे थे और उनके प्रायोरिटी में वही कथक नचवा रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करना और युद्ध लड़ना और शिकार करना, मतलब मुख्य उनका मामला इतना ही सब चलता था, इसके बियॉन्ड नहीं है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा मर गए तो वहाँ पर एक मकबरा बना लेना। अपने रहने के घर भी ठीक ठाक नहीं बनाते थे, लेकिन किला ठीक बना लेते थे। सिर्फ उन 600 साल में जब भारत का अंधकार युग चला, उस दौरान वेस्ट ने स्पिनिंग जेनी, मतलब कपड़ा रुई से धागा बनाना, रेलवे इंजन, घड़ी, टेलीग्राफ, माइक्रोस्कोप, प्रिंटिंग प्रेस, कंपास, डबल एंट्री बुकिंग, जो पूरा बिजनेस का आधार है कि वो मतलब इन और आउट दोनों बराबर होना चाहिए, रेवेन्यू इन एंड आउट, कैलकुलस, न्यूटोनियन फिजिक्स, चश्मा, टेलीस्कोप, एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, थर्मामीटर, कोयले से चलने वाले इंजन, कोयले से चलने वाला जहाज, और वैक्सीन 1796 में स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट बनी थी मेरे ख्याल से, स्टेथोस्कोप, बेहोश करके इलाज हो सकता है। जब वेस्ट ये कर रहा था, जब वेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा था, ये इस्लामिक शासक हरम में कितनी रानियां भरनी है, कव्वाली बननी है, कैसे सूफियों को भेजकर हिंदुओं को एकेश्वरवाद और वहाँ से फिर मुसलमान बनाना है, उसकी जर्नी है। सूफी को मैं बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानता हूँ, अल्टीमेटली वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इस्लाम है एक्चुअली। और इसीलिए इन बादशाहों ने एक्चुअली ये इनके लिए सब घर और बनाना होना से लेके सब कुछ इन्होंने ही भेजा असल में, सारे संसाधनों के साथ। यही ये दरअसल बहुत मतलब मैं ठीक ठाक नहीं मानता हूँ जो भी।
जिस समय विज्ञान की सारी सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो धर्म के साथ विज्ञान का जब टकराव होता था तो धर्म को पीछे करने का साहस उनमें आ चुका था। जी वो क्रिश्चियनिटी को और बाइबल को रिजेक्ट कर पाता था कि नहीं, स्वर्ग बेचने का टिकट नहीं बेचना चाहिए, ऐसा कोई टिकट नहीं होना चाहिए, और धरती जो है वो चपटी नहीं है, और सूरज जो है वो धरती के चारों तरफ नहीं घूमता है। इतना विज्ञान को वो अलाउ जब कर रहे थे और इसकी वजह से सारी वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, वो हमारा अंधकार युग था। जी तो हम वहाँ पिछड़ गए। जी। और उस दौरान उन्होंने पुराना जो ग्रंथ जलाना, किताब जलाना, ये तो इस्लाम की मतलब बेसिक वृत्ति है। दुनिया में जहाँ भी गए हैं ये, अलेक्जेंड्रिया सब का जगह, जो पूरा हाँ, सब जगह अलेक्जेंड्रिया का पूरा ये जो पुस्तकालय है वो खलीफा उमर ने जब जलवाया तो हाँ, उन्होंने कहा कि कुरान से सहमति है तो किताबों की क्या जरूरत, और कुरान के खिलाफ है तो किताबों की क्या जरूरत, जला दो। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। देखो, कुरान जैसा ही है तो किताब रखनी क्यों, और कुरान के खिलाफ है तो किताब के रखनी क्यों। 6 महीने तक कहा जाता है, हाँ, ऐसा कहा डॉक्यूमेंटेड भी है, वो जो क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें है ये कि पूरे अलेक्जेंड्रिया शहर में खाना बनाने के लिए और घर गर्म करने के लिए वो किताबें दे दी गई कि जला दो, अब इसको खत्म करो। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो नहाने का पानी गर्म करने के लिए वो किताबें जला नालंदा जलाया उन्होंने। उदंतपुरी जलाने का तो वो खिलजी के जो अपने बायोग्राफर है उन्होंने कहा कि जला दिया, और जिनके सिर मुड़े हुए थे, तो सिर मुड़े हुए 2 ही लोग होते थे, या तो वो पुजारी होते थे या भंते होते थे। तो उनको कितने को मारा गया, सब बड़ा बहुत विस्तारित लेखा जोखा है कि आज इतने को मार दिया, आज ये कर दिया। इवन बाबरनामा में भी है कि हुमायूं गया था 500 सिर लाया, मतलब वो अजीब तरह। अब आप अगर सभ्यता से असभ्यता की यात्रा में चले जाएंगे तो उस दौरान फिर आपकी क्या ग्लोरी रहेगी। तो ग्लोरी थोड़ी बहुत जो बची वो कहीं पर आपको, जो इनसे दूर रह गया वो बच गया थोड़ा बहुत। अजंता की गुफाएं बच गई, सांची पहाड़ी के टीले पे था, पेड़ों से ढका हुआ था तो बच गया, वरना सारी मूर्तियां तोड़ी उन्होंने, सारी मूर्तियां तोड़ी हैं। वो जो उनको जो दिख गया वो मूर्ति नहीं बची, जो नजर आ गई वो गया। तो नजर जो नहीं आया तो लोगों ने इसलिए तालाबों में फेंक दिया मूर्तियों को, इसलिए मूर्तियां तालाबों के और कुओं में मिलती हैं। घर बनाने के लिए जब जमीन खोदते हैं तो अक्सर अभी यूपी वगैरह में और इधर आपको जमीन में एक मूर्ति वो निकल आती है। तो वो लोगों ने को और कोई तरीका समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो हमारी सभ्यता खो गई वहां पर, और उसी के साथ हमारी ग्लोरी जो है वो उसका एक तरह से विलोप हो गया, विलोप हुआ। स्मृति और विस्मृति की जो पूरी जर्नी है, एंड पॉइंट कई बार नहीं होते हैं, हम उस जर्नी में होते हैं। कोई चीज़, हमारे परदादा के घर में एक घोड़ा गाड़ी थी, याद रहना और भूल जाना, इसके बीच में ही असल में 4-5 जनरेशन चलता है। तो हम पुराना सब कुछ भूल गए ऐसा भी नहीं होगा, और पुराना सब कुछ याद है ऐसा भी नहीं होगा। हम इट्स मोर प्रोसेसुअल देन इवेंट नहीं है कि यहाँ पर आकर हम भूल गए और यहाँ पर हमें याद है। तो हम अगर एक बोध, एक सोच के तौर पर, आइडिया के तौर पर अगर इसको हम रखते हैं कि हम चिन्ह हर भारत के 100 किलोमीटर मिल जाएंगे। आपको हेमकुंड साहब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा जो लगेगा कि भाई उस समय चूंकि ये इस्लाम के असर से दूर था, तो उस कठिन जगह पे भी हम एक इतना शानदार भव्य मंदिर बना सकते हैं। ये आपको गौरव बोध दे सकता है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब भाई वो इतनी कठिन तरीके से हमारे बाकी सभ्यताओं ने, चीन के अलावा, भारत और चीन के अलावा किसी की स्मृतियों में ये चीजें अब लगभग नहीं है। मतलब कि इराक की स्मृतियों में, ईरान की स्मृतियों में अब पर्शियन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट नहीं है। या इजिप्ट में अब इजिप्ट की सिविलाइजेशन की मेमोरीज लगभग वहाँ के लोग खो चुके हैं और उसको क्लेम भी नहीं करते हैं। हम चूंकि क्लेम कर रहे हैं इसलिए हम क्लेम कर लेंगे कि संभावना है। संभावना इस परिकल्पना में है, हम उसको संभव मान रहे हैं। हम इस पहाड़ी पे चढ़ लेंगे, इस कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले कि हमारी यात्रा का प्रस्थान बिंदु ये है कि हमको इस पहाड़ी पे चढ़ना है और हम चढ़ लेंगे, हमारे अंदर इतना दम है। तो आज हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हम मान रहे हैं कि हम में ऊंचाई स्केल करने का हमारे पास कौशल था, हमारे पास वो ज्ञान
मुद्राएं थी, हमारे पास वो दर्शन का वो उच्च बिंदु हमारे पास था, और आज हम जहाँ पर हैं उसमें अब कोई बाधा क्योंकि नहीं है, तो हम रिक्लेम कर लेंगे। तो रिक्लेम करना भी ये फिर एक यात्रा है, क्योंकि अब हम पहली बार वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर भारत में अब कहा जा रहा है कि अब हम, जो आपका तीसरा प्रश्न है उसको फिर से बताइए, क्या आप उसमें एक प्रश्न और आप कह रहे थे साथ में था आपका कि प्रयास जो हैं अभी तक, एक तो ये होता है कि हम जानबूझ के कोई प्रयास कर रहे हैं, एक ये होता है कि हमारा जीवन दर्शन वैसा है कि प्रयास अपने आप हो जाते हैं। जो रिविजिट करने या रिक्लेम करने वाली जो बात है, तो अभी तक के जो प्रयास रहे हैं वो क्या पर्याप्त हैं या हमें थोड़ा सा और कोशिश करनी होगी? अच्छा, इसके साथ एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि हमारी जो एबिलिटी है रिक्लेम करने की संभावना बनाती है, इससे क्या उन्हें भय होता है जिन्होंने हमें ये बताया है कि आपका सिविलाइजेशनल पास्ट कुछ था ही नहीं? देखिए, हम इस समय इतिहास के जिस बिंदु पर हैं, मेरा स्पष्ट मानना है, मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, अपने आप नहीं हो पाएगा जी। अगर अपने आप होना होता तो 1947 के बाद हम उस यात्रा पर चल पड़े होते और हम वहाँ पहुँचने के शुरुआती अंकुर नज़र आते। वो अंकुर हमें बहुत लंबे समय तक नज़र नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि छोड़ देने से नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारा अगर लक्ष्य उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचना है, तो हम सबसे पहले ये एक अपने अंदर ये भाव पैदा करना पड़ता है कि हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि इमोशन जो है वो वस्तु है, भाव बोध जो है वो सिर्फ मन की परिकल्पनाएं नहीं है, उसको वस्तु की तरह ही देखना पड़ेगा। वो या तो है या वो नहीं है। बेशक इस वस्तु में, इस माइक को मैं छू सकता हूँ, इमोशन को मैं छू नहीं सकता हूँ, लेकिन इमोशन को न छुए जाने वाली वस्तु के रूप में मैं देखता हूँ। वो एक थिंग है, वो वस्तु है। तो वो वस्तु अगर आप उसको, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं तब वो है, और नहीं मान रहे हैं तो नहीं है। तो अगर आप मान ही नहीं रहे हैं कि हमको उस पहाड़ पे चढ़ना है और या हमको इस नदी को पार करना है और हमारे पास उसका कौशल है, तो नहीं हो पाएगा। 1947 के बाद ये संभव था जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू बोल रहे हैं कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। ये तो स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर आपकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है और आप एक सिविलाइजेशनल नेशन हैं और आप में वो गौरव बोध का उत्स कहीं ना कहीं मौजूद है, तो इसको प्रयास फिर आपने क्यों नहीं किया? क्यों आपने टेक्स्ट बुक लेखन का काम पूरी तौर पर इस्लामिक शक्तियों को और वामपंथियों के सुपुर्द क्यों कर दिया? क्यों आपने टेक्स्ट बुक में ये नहीं बताया वेनसांग का भारत कैसा था? आप अशोक की ग्लोरी की चर्चा क्यों नहीं कर पाए उस ढंग से? क्यों आप ये नहीं बता पाए कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो अकबर का नहीं था, अशोक का था? आप ये क्यों नहीं बता पाए कि चोल जो का राज्य था वो चोल का राज्य नहीं था, वो साम्राज्य था और इंडोनेशिया तक जा रहा था और थाईलैंड तक जा रहा था और म्यांमार तक जा रहा था। उस समय हम मतलब कॉलोनीज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभ्यता का विस्तार हम वहाँ तक कर पा रहे थे और वो सोवरिन नेशन के तौर पर उस समय भी थे, लेकिन हम उनके साथ ट्रेड कर पा रहे थे, जा पा रहे थे और हमारे देवता वहाँ पूजे जा रहे थे। हमारे बहुत सारे देवताओं की आज जो छवि हमको पता चल रही है, उसके वो वहाँ चूंकि पहुँच गया था तो ज़्यादा बच गया, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम देर से पहुँचा और इस्लाम वहाँ और जाते जाते काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। असल में इस्लाम दो जगह रुका है, पश्चिम में उसको लगभग वो फ्रांस के बॉर्डर पर रुका है और इधर भारत में ये यहाँ पर लगभग एक तरह से गुरिल्ला युद्ध का क्षेत्र है और इसके पूरब जाते जाते वो फेड कर जाता है। बीच में एक उसको एंट्री पॉइंट मिल जाता है इंडोनेशिया में। अदरवाइज यहाँ आपको पूर्वी सभ्यताओं ने इस्लाम को रोक दिया। पूर्वी सभ्यताओं में मतलब आप उसको, उसमें आप चीन को मानिए, जापान का शिंतो मानिए और इस तरह की सारी सभ्यताओं में जो कि अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं कि कोई एक ईश्वर ने आकर बाहर से बना दिया है और वही नियंता है और वो फिर हमको
कोई कयामत का दिन होगा, आखिरियात होंगी जहाँ पर हमारा फैसला होगा। ये जो अब्राहमिक रिलीजन के बेसिक थॉट्स हैं, इसका जहाँ पर नकार है, या नकार क्या है बल्कि इसका नकार वहाँ है, क्योंकि वो बाद में आए हैं। मतलब भारत में जब भी सभ्यता फलती फूलती थी तब क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, और उसके 700 साल बाद जाके इस्लाम पैदा होता है। तो ये बहुत बाद में आए हैं। ये इसलिए इसमें इनमें जो उग्रता है वो उग्रता वो एक सभ्यता मूलक उग्रता है, उनमें समझा जा सकता है। तो अपने आप होना होता तो होने के लक्षण आ चुके होते। अब हो रहा है क्योंकि लोग करना चाह रहे हैं जी। अब शासन करना चाह रहा है कि हमको अपनी पुरानी ग्लोरी को रिक्लेम करना है जी। अभी जैसे पिपरवाह से के जो बौद्ध रिलिक्स हैं, इनको लाने की कोशिश नेहरू ने क्यों नहीं की होगी? जी। इनको लाने की कोशिश इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं की होगी? भाई एक प्राइवेट कलेक्शन में था, आपके पास 1880 या 87 का एक एक्ट जो अभी मौजूद है कि पुरानी चीज अगर जमीन के नीचे मिलती है तो वो सरकार का होगा। उसके नाते आप ब्रिटेन का कोई अफसर यहाँ से ले गया है तो आप क्लेम कर सकते थे कि ये हमारी जमीन के अंदर से मिला है। जी, जी, जी। उस एक्ट के बनने के बाद वो अफसर यहाँ से ले जा रहा है, एक हिस्सा वो ब्रिटिश सरकार को दे रहा है यहाँ, और एक घर में ले जा रहा है। आप तो मुकदमा करके भी वो क्लेम कर सकते थे, आपको क्यों नहीं ख्याल आया? या आपको इंदिरा गांधी को ये क्यों समझ में आया कि जो प्रतीक हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं उसके सबसे सुंदर प्रतीक को, वो जो पृष्ठ किंग है, वो 71 के युद्ध में जीत के बाद जहां आपको पाकिस्तान से कुछ लेना चाहिए था, उसकी जगह आपने भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े प्रतीक पाकिस्तान को दे दिया। जिसको पाकिस्तान अपने म्यूजियम में शोकेस भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो बुत है, मूर्ति है। तो आपका गौरव है ही नहीं असल में। पिछले शासन में और सरकारों में मुझे लगता है कि गौरव बोध नहीं था, इसलिए उस गौरव को रिक्लेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो उनकी परिकल्पना में ही नहीं था कि हमको चीज हासिल करनी है। जो चीज है नहीं, हम दबे हुए हैं, हम ऐसे थे वैसे थे, हम हारते रहे हैं कि बीच में के संघर्ष हमें इतने कम क्यों पढ़ाए गए? क्यों ये नहीं पढ़ाया गया कि लगभग मतलब दक्षिण का बड़ा हिस्सा इस्लामिक, औरंगजेब भी पहुंचता है तो महाराष्ट्र तक ही तो पहुंच रहा है, और उसके नीचे फिर अरकोट और ये सब है, लेकिन वो है भी और कई बार नहीं भी है। मतलब वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं लगातार। हम संघर्ष में ही थे। संघर्षों में है लगातार। तो आप, मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पहली बार कब पढ़ाया गया कि देवगिरी में जो अहीरों का साम्राज्य था, यादवों का, उसका क्या विस्तार था। आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले से पूछ लीजिए तो भी नहीं बता पाएंगे, पढ़ाया नहीं गया है। जी, जी, जी। ऐसा नहीं उसका कोई दोष है, आप उसका गौरव आप महसूस ही नहीं कर पा रहे, फील नहीं आ रहा है आपको कि मतलब थोड़ा अच्छा लगे कि भैया हमारा भी ठीक ठाक ही था, ऐसा नहीं है। और हमारा बुद्ध जो है उसकी मूर्ति इजिप्ट में मिली है, तो आपका ट्रेड वहां तक जा रहा था ना जी। और आप इंडोनेशिया के दक्षिण तट तक, बाली तक जा रहे हैं, मतलब तो आप थे ना यहाँ से वहां तक। तो अच्छा, यहीं से सवाल आता है, ये जो बुद्धा रिलिक्स को रिक्लेम करके वापस लाने वाली बात जो है, तो जब सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट जो है जिन्हें हम रिक्लेम करने की बात करते हैं, तो उसमें कंपोजिट ये होना सिविलाइजेशन जो है बिल्कुल जरूरी है। कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल सर्टेन पार्ट्स जो हैं उसके उन्हीं को रिक्लेम किया नहीं हो सकता। ये आप पूरा तो तभी होगा जब कंपोजिट हो। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें रास्ता हमें यहीं पर रास्ता है। भारतीय सभ्यता, गौरवशाली भारतीय सभ्यता शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो सभ्यता, भारत कोई इस्लामिक उम्मा नहीं है, न वो पोप का पूरी दुनिया में फैला हुआ एक बौद्धिक धार्मिक साम्राज्य है। क्योंकि ये ब्राह्मिक रिलीजन नहीं है, रिलीजन ऑफ बुक नहीं है, बल्कि हमारे पास बुक्स हैं। हिंदू सभ्यता अगर आप सनातनी परंपरा में भी देखेंगे जी, तो कम से कम 12 से 15 बलशाली, शक्तिशाली शास्त्रीय परंपराएं यहाँ मौजूद हैं। पार्ट ऑफ होल है, लेकिन वो पार्ट अपार्ट भी है कई बार, कि वो एक पूरे समुच्चय का हिस्सा होते हुए भी उनकी स्वतंत्र सत्ताएं भी हैं। आप जो लिंगायत हैं वो विराट हिंदू फोल्ड का हिस्सा है जी, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता भी है। क्योंकि फिलॉसफी उसी पे है ही। तो
आप अगर गौरवशाली भारतीय अतीत की बात कर रहे हैं जी तो आप इवन अगर आप इस्लाम के पहले का भारत देखें जी तो ऑलमोस्ट 40% भारत उस समय बुद्धिस्ट था। जी 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 उस समय आपको पाल डायनेस्टी थी जो ढाका से लेकर कानपुर तक आ रही थी, और वेनसांग जब आ रहे हैं उस समय हर्षवर्धन का महायान बुद्धिज्म कन्नौज से लेकर ये दिल्ली वाले क्षेत्र में था। जी उधर आपको उससे थोड़े समय के बाद आपको उधर थोड़ा सा बढ़ने के बाद चालुक्य और बाकी पल्लव और पांड्य आ जाते हैं, और एक कर्नाटक के आसपास आपको जैन परंपराएं भी बहुत मजबूत हैं उस पूरे क्षेत्र में, श्रावण बेलगोला और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र। तो इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर भारत बनता है। बाद के दिनों में आपको इसमें चारवाक दर्शन है, केश कमली है, मतलब इवन नास्तिकता है, ये सब मिलाकर भारत बनता है। इसी में खूबसूरती है, और यहीं पर हम सभ्यताओं से या असभ्यताओं से आगे हैं जो पुस्तक पे चल रही है, क्योंकि उनका पुस्तक जब रिजेक्ट होता है तो उनके धर्म को चोट लग जाती है, क्योंकि एक ही किताब है जी। बाइबल ने कहा है कि सारे सिविलाइजेशन का केंद्र अगर धरती है, और उन्होंने ये न मानने वालों को चौराहों पे जिंदा जलाया था, उनको माफी मांगनी पड़ती है, और मानना पड़ता है कि उनकी जो द बुक है, द बुक वो कहते हैं, बुक्स नहीं है और बुक भी नहीं है, द बुक है, द गॉड है। तो उनके गॉड ने जो टेस्टामेंट्स और वगैरह लिखे हैं वो गलत है, मानना पड़ रहा है। आज की तारीख में इस्लाम के अंदर बेशक लिखा हो कि चांद के 2 टुकड़े हैं, लेकिन हर मुसलमान विद्यार्थी जानता है कि चांद के 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और उसमें कही गई लगभग 1/3 बातें एक्चुअली सिविलाइजेशन के मौजूदा दौर में मॉडर्निटी के साथ उनका मेल नहीं है, और उस पर आप अमल नहीं कर सकते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे इस किताब से हम थोड़ा सा ले लेते हैं, और इस किताब से ले लेते हैं, और इससे ले लेते हैं, थोड़ा सा हनुमान चालीसा ही पढ़ लेंगे, हो गया ना। मतलब हम थोड़ा शैव परंपरा से शिव की भी पूजा कर लेंगे, और वल्लभ संप्रदाय से थोड़ा सा वो भी ले लेते हैं, और थोड़ा द्वैताद्वैत भी ले लेते हैं, और थोड़ा शंकर से अद्वैत भी ले लेते हैं, जो ईश्वर तो एक ही है जी, कोई भी बोल लेंगे। तो इतना ये जो विविधता है ये हमें कभी नहीं खत्म होने देगा, इसलिए कहते हैं इसको सनातन। क्योंकि थोड़ा कितने घर हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ कि बुद्ध और बाकी देवी देवता साथ में पूजे जा रहे हैं। जी जी जी। कितने आप दिल्ली का मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि हजार दुकानें हैं जहाँ पर एक ही साथ लक्ष्मी गणेश और बुद्ध भी रखे हुए हैं, और इसकी गुंजाइश है बहुत जगह। और कोई देवता नहीं कह रहा है कि दूसरे वाले को मत पूजो, शिव नहीं कह रहे हैं कि विष्णु की पूजा नहीं कर सकते, तो इतनी गुंजाइश है जी, जी। एक सवाल वो ये है कि जो भी प्रयास हो रहे हैं सिविलाइजेशनल, कल्चरल और रिलीजियस, इसमें कभी कंफ्यूजन हो सकता है रिवाइवल को लेकर के? सर मुझे लगता है ना कि ये जो बाउंड्रीज हैं, सिविलाइजेशन, रिलीजन, फिलॉसफी, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं नहीं। कई बार ये साथ साथ चलते हैं जी। एक अगर हम इसमें बुद्ध का बताया हुआ मध्यम मार्ग ले लेते हैं, अतिवाद को परहेज करते हैं, अतिवाद का निषेध करते हैं कि हमारे वाले को मान लो वरना तुम हमारे दुश्मन। शैव मत को, शाक्त मत अगर है और हमारे यहाँ बलि प्रथा है तो सारे हिंदुओं को बलि प्रथा करनी चाहिए, और जो बलि प्रथा नहीं करता वो हिंदू नहीं है जी। या एक राजस्थान का व्यक्ति ये कहे बलि प्रथा करने वाले हिंदू नहीं है जी, उनको तो हिंदू हम मानते नहीं हैं, ये हमारे दायरों को बहुत सीमित कर देगा, और ये हम हैं नहीं। अनंत संभावनाएं ये दे रहा है विचार और दर्शन की अलग अलग यात्राओं के लिए। तो आप से यहाँ पर समुद्र में नदियाँ मिल भी रही हैं और समुद्र से नदियाँ निकल भी रही हैं। अगर विचार को आप समुद्र की कल्पना में देखें तो मुझे लगता है कि जहाँ, और समुद्र में आके सब मिल भी जा रहा है, मिल के फिर अलग अलग भी बन जा रहे हैं। तो कब वो अलग हैं, कब एक हैं, और कब वह विशिष्ट अद्वैत हो जा रहा है। मतलब वो द्वैत है फिर अद्वैत भी हो सकता है, वो द्वैताद्वैत होते हुए विशिष्ट अद्वैत भी हो जा सकता है।
और फिर वो चारवाक की नास्तिकता भी हो जाती है कि हम तो नहीं मानते हैं, इसके बावजूद हम हिंदू फोल्ड में हैं। वो ऋषि चारवाक हैं। हाँ, वो यही चारवाक यही आधार को है। लेकर पूरे भारतीय साहित्य में, संस्कृत और बाद के नागरी साहित्य में चारवाक को लेकर कोई गाली नहीं। तो किसी को शिकायत वहाँ नहीं। नास्तिकता की गुंजाइश है। दिलीप मंडल की नास्तिकता हिंदू फोल्ड के अंदर में जिंदा रह सकती है। हाँ, स्वीकार्य हमारी है, नास्तिकता का सर तन से जुदा हो जाएगा इस्लाम के अंदर में। जी। वो शिर्क है कि अच्छा नहीं मानते हो, या तो मानो नहीं या तो ना मानो। तो फिर तो ये इस तरह के तमाम चूंकि कट्टरताओं का निषेध है, तो आपका प्रश्न का उत्तर मेरा यही है कि वो सिविलाइजेशनल और उसको रिलीजन के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि दोनों की बाउंड्रीज उतनी स्पष्ट Intertwined, है हाँ, नहीं। है कैसे नहीं वो। आप चूंकि हमें धर्म से दर्शन को कैसे अलग कर देंगे? तो आप थियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी उसके अंदर जगह जगह इनक्रोच भी कर रही है, ट्रांसेंड कर रही है। इनक्रोच अगर नेगेटिव टर्म में करें कि कोई आके आप पे चढ़ बैठा है, और वो पॉजिटिव टर्म में ट्रांसेंड कर रही है कि वो इस जमीन पर खड़े होकर थोड़ा हाथ उधर देख से छू के देख भी ले रही है कि वहाँ क्या है, और उसमें से कुछ अच्छा लगा तो उसको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से संभव भी है। और ये एक तरह से मैं उसको कहूँगा उसके लिए शब्द कि ये रास्ता भी है, ये मार्ग भी है, जो अतिवाद का निषेध अगर न किया जाए तो फिर वो भारतीय सभ्यता ही नहीं है। अगर हम बौद्ध परंपराओं को हिंदू परंपराओं के निषेध के रूप में देखें, जैसे सुंग वंश के बारे में एक माइथोलॉजी है कि उन्होंने बौद्धों के साथ क्या क्या किया वगैरह, लेकिन शुंग काल की जितनी कलाकृतियां हैं, आप यहाँ से 500 मीटर दूर पर नेशनल म्यूजियम में जाके देखें, शुंग डायनेस्टी की लगभग सारी मूर्तियां बौद्ध मूर्तियां हैं। तो अब बुद्ध वहां पर हैं भी, नहीं भी हैं, दोनों भी हैं, कभी हैं और कहीं नहीं भी हैं। तो ये पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये सबसे सरल है दरअसल। सबसे सरल है। कोई चीज है, इसके अस्तित्व को मैं मान रहा हूं, तो ये है, और नहीं है मैं इधर देख रहा हूं नहीं है, मेरी दृष्टि अगर वहां पर है तो ये माइक नहीं है ना, तो ये है भी और नहीं भी है, और एक साथ है भी और नहीं भी है। तो ये जो जटिलता है, इसकी संभावना हमें भारतीय परंपरा देती है। इसलिए जब सावरकर भारतीय धर्मों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अंतर्निहित है कि सिखिज्म है, उसमें जैनिज्म है, उसमें नास्तिकता है। इन सबके बगैर भारतीय धर्म नहीं है। इवन संविधान जब बाबा साहब लिख रहे हैं, उनके इंसिस्ट करने पर जो आर्टिकल 25 आ रहा है, उसमें वो हिंदू की ब्रॉड परिभाषाओं में एक ब्रॉड परिभाषा बना रहे हैं। इसलिए हिंदू कोड बिल है, वो इन सारे धर्मों के लिए लिखा गया है, इस्लाम के अलावा सबके लिए लिखा गया है। क्रिश्चियनिटी का तो उसमें नहीं जिक्र है, लेकिन बाकी सब हैं। और जो हमारे इनहेरिटेंस लॉज हैं, मैरिज लॉज हैं, ये लगभग हमारे साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी संभावना होगी कि ये थोड़ा धार्मिक भी हो जाए। कुंभ मेले में भी अखाड़े लग जाएं, ठीक है, उसमें किसी को दिक्कत भी नहीं है, और इसकी संभावना है। थोड़ा समय की कमी है, नहीं, तो बिल्कुल हमारी बात हो गई मोटे तौर पर। मुझे लगता है मैंने जो कहना था। लास्ट सवाल, और वो ये है कि चैलेंजेस क्या आने वाले समय में, क्या चैलेंजेस हैं इस प्रोसेस को चैलेंजेस दो जगह से आएंगे सर। मुख्य रूप से चैलेंज दो जगह से आएंगे। एक अपने अंदर के हीनता बोध से, हम मान ही नहीं रहे हैं कि हमसे हो पाएगा। सबसे बड़ा अंदर से चैलेंज आएगा कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हम कर सकते हैं, इसका आएगा। बाहर का चैलेंज दो जगह से आएगा, मुख्य रूप से 3 जगह से। एक आएगा वामपंथ से, क्योंकि वो अंतर्विरोधों की अंतहीन यात्रा है। वो अब चूंकि उसका मजदूर और मालिक वाला संघर्ष हो नहीं पा रहा है, तो वो तमाम संघर्ष पैदा करेगा परिवार के अंदर। वो जेंडर के इशूज लाएगा, कास्ट के इशूज लाएगा, वो करेगा पहला, तो वहाँ से आएगा। इस्लाम आपको समस्या देगा निश्चित रूप से। सभ्यता का सुखी संघर्ष है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, और वो सिविलाइजेशन अगर इस्लाम एक तरफ है, जो हंटिंगटन की थ्योरी है उसके हिसाब से, बाकी रिलीजन एक तरफ होंगे, तो ये हो सकता है कि ये संभव हो। और इसके बारे में काफ़ी स्कॉलर्स लिख चुके हैं, तो अलग से मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। तीसरी एक समस्या सभ्यता की जो विजय है,
वो बहुत भौतिक किस्म की चीज भी होनी चाहिए, इसमें समृद्धि भी आनी चाहिए, हाँ, जिसे गिना जा सके। इसमें अतिरेक ऑफ सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी बाधा पर्यावरणवादियों की तरफ से आएगी और इसको फॉरेन फंडेड ये आएगा, और ये आएगा कि आप पेड़ मत काटिए, कोयला मत निकालिए, जी। परमाणु बिजली मत बनाइए, डैम भी मत बनाइए, कुछ मत बनाइए, आप जंगल में चले जाइए। तो ये हमारी सभ्यता की यात्रा के मेरे ख्याल से 3 बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक अपने अंदर से और बाहर की 2 बड़ी चुनौतियां होंगी। एक वामपंथ की विचारधारा की तरफ से, और उसको उसके साथ अब वामपंथ और जिहाद लगभग मिल चुका है, तो उसको मैं एक कैटेगरी मान रहा हूँ, तो ये दूसरी कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी जो आएगी वो हमारी विकास यात्रा को रोकने की होगी, जिसमें कि पर्यावरणवादियों की तरफ से, वो पर्यावरण आतंकवाद शब्द है उसके लिए, कि वो आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। जी जी जी। तो वो एक मेरे ख्याल से ये 3 प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि भारत इसमें विजयी होगा। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मेरे लिए पे अच्छा मौका आपने है कि की। अपनी बात बोलने का मौका मिला। मैं और कम बोलता हूँ ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।